वेलकम बैक टू हेल गार्डन और यह है बैटल थ्रू द हेवंस नोवेल का एपिसोड नंबर 118 यानी कि 118। हमने पिछले पार्ट में देखा कि जियान रवाना हो गया था बर्निंग फ्लेम वैली की तरफ, क्योंकि लूचिंग के टाउन और बर्निंग फ्लेम वैली के बीच में कुछ खास डिस्टेंस नहीं था। तो जियान और एल्डर काईहो वहाँ पे पहुंच जाते हैं 5-6 घंटे में। ये बर्निंग फ्लेम वैली रोस्टिंग फायर माउंटेन रेंजेस के अंदर सिचुएटेड थी। ये जगह एकदम वोल्केनो से भरी हुई होती है, जहाँ पे घास फास का तो बिल्कुल नामो निशान नहीं है। लेकिन स्टोरी में आगे मिलता है जियान को सरप्राइज, क्योंकि बर्निंग फ्लेम वैली एक अलग से स्पेस में एग्जिस्ट करती थी। जियान को क्रॉस करनी पड़ती है एक स्पेशल वॉल। एल्डर चीहो बताते हैं कि इस वॉल को बर्निंग फ्लेम वैली के कई वैली चीफ ने स्ट्रॉन्ग बनाया है, जिस वजह से इतनी मजबूत हो चुकी है कि ये किसी दोजन के भी अटैक्स को झेल सकती है। ये सब जानने के बाद जियान इसमें एंटर कर जाता है, लेकिन जो अंदर आया था उसने तो जियान को भौचक्का कर दिया था। अंदर का माहौल बाहर से पूरी तरीके से अलग था। जियान को कई बर्निंग फ्लेम वैली की बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं। ओपन ग्राउंड्स और सीढ़ियों को घास ने कवर करके रखा था, मतलब यहाँ पे माहौल हरा भरा था। जिसके बाद जियान मिलता है बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ से, जिनका नाम होता है तांगजेन। तांगजेन 7th टियर की हाई लेवल की पिल को रिफाइन करना चाहते थे। हालांकि हॉल में जितने भी अल्केमिस्ट बैठे हुए होते हैं उनमें से कोई भी 7 टियर की हाई लेवल पिल को रिफाइन नहीं कर पाएगा। तांगजेन भी इस बात को समझते थे। वो कहते हैं बस मुझे उन 2 लोगों की जरूरत है जो मेरी इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को रेजिस्ट कर पाए, क्योंकि ऐसा करने पे वो मेरे साथ काम करने के लिए क्वालिफाइड हो पाएगा। एपिसोड की शुरुआत यहीं से होती है। हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम 12th रैंक पे होती है। यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को इस हेवनली फ्लेम की स्ट्रेंथ के बारे में पता होता है, और अगर हम इस हेवनली फ्लेम के साथ तांगजेन की खतरनाक स्ट्रेंथ को ऐड कर दें तो फिर उस फ्राइटनिंग पावर का सामना यहाँ पे शायद ही किसी की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कर पाए। हालांकि यहाँ पे जो भी लोग थे उनकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वीक नहीं थी, बट तांगजेन का ये टेस्ट एकदम एक्सट्रीम लेवल पर चला गया था। जैसे तांगजेन के मुंह से आवाज आई थी, लोगों के मुंह से आवाजें निकलना बंद हो जाती हैं। जो एल्केमिस्ट पहले काफी हॉटी बिहेव कर रहे थे वो भी अपनी गर्दन को चुपचाप से नीचे कर लेते हैं। किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। हमारा ध्यान जाता है पिल टावर के 2 एक्सटर्नल एल्डर्स पे। वो थोड़ी और देर तक सोचने के बाद बोलते हैं, वैली चीफ टैंग, हम सभी जानते हैं कि 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम कितनी ज्यादा पावरफुल है। इस हेवनली फ्लेम के अंदर ड्रैगन की माइट है, इस वजह से किसी की भी सोल को शॉक कर सकती है। यहाँ पे मौजूद किसी के पास ऐसी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ नहीं होगी जो इसे इंड्योर कर पाए। ये सुन के तांगजेन स्माइल करते हैं। वो कहते हैं, ग्रैंड मास्टर हुआन, मैं इस मामले को लेकर अपनी हदों को जानता हूँ। मैं किसी को भी इंजर्ड नहीं होने दूंगा। जब तक कोई मेरी इस लाइटिंग फ्लेम को 10 मिनट तक इंड्योर कर सकता है वो मेरे इस टेस्ट में पास कंसिडर किया जाएगा। आफ्टर ऑल जो मेरी हेल्प करने वाला है उसे 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को रेजिस्ट करना आना चाहिए, वरना वो फालतू में ही इंजर्ड हो जाएगा। ये कहने के बाद टेंजेंग की आंखें चारों तरफ देखती हैं। वो अपनी मुस्कान की चमकान दिखाते हुए बोलते हैं, क्योंकि मैंने आप सभी ग्रैंड मास्टर्स को यहाँ पे इन्वाइट किया है तो मैं आपकी इस ट्रिप को वेस्ट नहीं जाने दूंगा। इवन इफ अगर आप 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम को इंड्योर नहीं कर पाते हो तब भी बर्निंग फ्लेम वैली आपको बड़ा गिफ्ट देगी। इन शब्दों को सुनने के बाद हॉल में मौजूद सभी लोग ऑब्जेक्टिवली सोचने लगते हैं। उनकी तांगजेन के साथ कोई ग्रज नहीं है, और तो दूसरी पार्टी का स्टेटस ऑलरेडी उस लेवल का है कि उसे छोटी मोटी गेम्स खेलने की जरूरत नहीं है। जो लड़की तांगजेन के साइड में खड़ी होती है उसकी आंखें भी इन सभी ग्रैंड मास्टर्स के ऊपर जाती हैं। हम उसके होठों को कर्ल होते हुए देखते हैं। अरे बेसिकली उसके चेहरे पे स्माइल आ गई थी। जो ये लोग कभी शेर बन रहे थे 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के बारे में सुन के ये एकदम भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इनके चेहरों से तो ऐसा लग रहा है जैसे तांगजेन इनका चुपचाप से मर्डर करने वाला है। तभी उस रेड क्लोथ लेडी की आंखें जाती हैं एक जगह पे। ये सीट और ग्रैंड मास्टर से थोड़ी दूरी पे थी। कोइंसिडेंटली उसे दिखाई देता है जियान का चेहरा, जहाँ पे एक काम एक्सप्रेशन था। वो आराम से टी कप को हाथ में पकड़े हुए था। वो थोड़ी स्टार्टल्ड हो जाती है। उसके सामने ये फेलो काफी ज्यादा काम बिहेव कर रहा है। बस उसे ये नहीं पता होता कि क्या जियान ये एक्टिंग कर रहा है या फिर उसके ये रियल एक्सप्रेशंस हैं। हमारा ध्यान जाता है व्हाइट हेयर ओल्ड मैन पे। एक बार चारों तरफ देखने के बाद वो नोट करके खड़ा होता है। वो कहता है, क्योंकि वैली चीफ आप इस तरीके से बात कर रहे हो तो हम ज्यादा कायरता नहीं दिखा सकते। ऑलराइट, जैसा वैली चीफ ने बोला है हम टास्क को वैसे ही परफॉर्म करेंगे। ये सुन के तांगजेन की चेहरे की स्माइल एकदम वाइड हो गई थी। जैसे वो चुटके हो जाते हैं वो सिल्वरी फ्लेम का बंडल सामने की तरफ शूट हो जाता है। फाइनली वो बड़े से हॉल के बीच में जाके सस्पेंड हो गया था। ये सिल्वरी फ्लेम कर्ल होके बर्न होती है। इसके चारों तरफ 9 फायर ड्रैगन्स डांस कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये इंटेलिजेंस को पोजेस करते हैं। पर इसके अंदर ड्रैगन की पावर है, बट लोग अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को सप्रेस होते हुए फील कर रहे थे। तांगजेन स्माइल के साथ पूछते हैं, आखिर कौन से ग्रैंड मास्टर यहाँ पे पहले आने वाले हैं। तांगजेन की आवाज सुन के लोग कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। फाइनली एक व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन खड़ा हुआ था। वो तांगजेन की तरफ हाथ कप करके बोलता है, अगर कोई शुरुआत नहीं करना चाहता तो ये काम मैं करता हूँ। मैंने बर्निंग फ्लेम वैली की 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के बारे में काफी सुना है। आज मैं इसकी माइट को टेस्ट कर पा रहा हूँ। मेरी ट्रिप बेकार नहीं गई। तांगजेन स्माइल के साथ बोलते हैं, हाँ ये तो ग्रैंड मास्टर हुआ है। एल्डर चीहुओ जो कि जियान के साइड में बैठे थे वो ये समझ गए थे कि जियान इनमें से किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करता। इस वजह से वो एक सॉफ्ट आवाज में एक्सप्लेन करते हुए बोलते हैं, इस एल्डर का नाम हुआ चैन है। ये भी 6th टियर
एयर के पीक एल्केमिस्ट हैं। मिडिल रीजन में इनकी भी रेपुटेशन है। एल्डर काई हुओ की बात सुन के जियान नोट करता है, जिसके बाद उसका ध्यान जाता है इस हुआ चैन पे। जियान भी देखना चाहता था कि 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम कितनी पावरफुल है। ये हुआ चैन नाम का ओल्डमैन अपने हाथों को क्लेंच करता है। हम वहाँ पे एक डीप रेड कलर की फ्लेम को अपीयर होता हुआ देखते हैं। उसकी आईब्राउज के सेंटर में से एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है, जिसके बाद वो फ्लेम के क्लस्टर में एंटर हो गई थी। इमीडिएटली उस फ्लेम ने विगल करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद वो ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक छोटे से ह्यूमन फिगर में, जो कि फायर से बना हुआ है। ये फायर ह्यूमन फिगर पूरी तरीके से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से बना था, लेकिन इस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के आउटसाइड एक फायर की लेयर थी। जियान इस रेड कलर की फ्लेम को देख के बोलता है, इस इंसान की फ्लेम किसी तरीके की बीस्ट फ्लेम है, लेकिन इसमें और 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम में बहुत बड़ा गैप है। ये इंडिया और नहीं कर पाएगा। जब जियान ये खुद से बातें कर रहा होता है, हुआ चैन भी चुटकी बजा देता है। वो पाम साइज का ह्यूमन फिगर आगे शूट हो गया था। फाइनली वो एंटर करता है सिल्वरी फ्लेम के क्लस्टर में। लोगों के कानों में सुनाई देती है रोर की आवाज। इस फायर से बने ह्यूमन फिगर ने जस्ट उस सिल्वरी फ्लेम में एंटर किया था। इस क्लस्टर में से एक डीप ड्रैगन रोर सुनाई देती है। ये आवाज बहुत ही कम थी। जिस इंस्टेंट में ड्रैगन के रोर की आवाज आई थी, सिल्वरी फ्लेम के अंदर जो 9 फायर ड्रैगन्स थे वो मूव करना शुरू करते हैं। हम इन्हें वॉलेंटली उस फिगर से कोलाइड होते हुए देखते हैं। देखते ही देखते उस फायर ह्यूमन फिगर की चीरफाड़ शुरू हो जाती है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर से पूरी तरीके से निगल लिया जाता है। जब वो डीप रेड फ्लेम पूरी तरीके से सॉलो कर ली जाती है, तो जैसे ही हुआ चैन की वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उस फ्राइटनिंग टेम्परेचर के कांटेक्ट में आती है, 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम उसे एनाइलेट कर देती है। उसकी बॉडी कांपती है और वो कई कदम पीछे लेता है। अभी उसका चेहरा पेल हो गया था। जैसे तैसे अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के बाद ये ओल्ड मैन अपना सिर हिलाते हुए बोलता है, ये हेवली फ्लेम कहलाने की वर्दी है। मैं अपनी हार मानता हूँ। एक बिटर एक्सप्रेशन के साथ ये अपनी सीट पे वापस लौट गया था। वो बीस्ट फ्लेम जिसके ऊपर ये काफी प्राउड फील करता था, ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के सामने बिल्कुल टिक नहीं पाई। जब यहाँ पे मौजूद ग्रैंड मास्टर्स ये देखते हैं कि हुआ चैन 1 मिनट के लिए इंड्योर नहीं कर पाया, तो इन सभी के चेहरों के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे। क्या ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम कुछ ज्यादा ही पावरफुल नहीं है? कई लोग हुआ चैन को काफी ज्यादा कमजोर समझते थे, तो वो हुआ चैन के बाद अपना खुद अटेम्प्ट देते हैं। लेकिन इनमें से कोई भी 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम की चीर फाड़ को नहीं सह पाता। कोई भी 10 मिनट तक इंड्योर नहीं कर पाया था। वो ओल्ड फेलो जिसका नाम ग्रैंड मास्टर मो था, ये भी इन फेलियर्स में शामिल था। भले ही टैंजियन का फेस एक्सप्रेशन नॉर्मल दिख रहा हो, लेकिन जब वो एक के बाद एक ग्रैंड मास्टर को फेल होते हुए देखते हैं, तो वो अंदर ही अंदर काफी डिसअपॉइंटेड फील कर रहे थे। लगता है पिल टावर के ये दोनों एक्सटर्नल एल्डर्स हैं, यही इस टेस्ट को पास कर पाएंगे। जब तक वो सोच रहे होते हैं, एक और ग्रैंड मास्टर फेल हो जाता है। अब बस हॉल के अंदर वो पिल टावर के दोनों ग्रैंड मास्टर्स और जियान ही टेस्ट देने के लिए बचे थे। ऑफ कोर्स जियान को सभी इग्नोर कर देते हैं। कोई ये नहीं सोच पा रहा था कि जब इतने सारे खतरनाक लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर पाए, तो फिर ये कल का आया बच्चा क्या ही करेगा। सभी की आंखें जाके टिकती इन दोनों एक्सटर्नल एल्डर्स में। आफ्टर ऑल इस बड़े से हॉल के अंदर बस यही दोनों एल्डर्स थे जो जेन्युइन 7th टियर में पहुंच गए थे। पिल टावर का वो एक्सटर्नल एल्डर जिसका नाम था ग्रैंड मास्टर हुआन, उसके मुंह से साई की आवाज आती है। वो कहता है 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम, जिसकी ड्रैगन की मैट सीधा सोल पे अटैक करती है, ये टेस्ट सच में आसान नहीं है। ये कहने के बाद ये अपनी कंपेनियन को देखता है। जैसे ही उसने अपने हाथों को आगे किया था, वहां से एक व्हाइट कलर की फ्लेम रोज होती है। ये फ्लेम बहुत अनयूजुअल सी दिख रही थी, क्योंकि जैसे ये अपीयर हुई थी, तुरंत ही हवा में एक चिलीनेस फैल जाती है। इस फ्लेम को देख के इवन तांगियन भी स्टार्टल्ड हो गए थे, जिसने एटमॉस्फेयर को एकदम कोल्ड कर दिया है। वो कहते हैं स्काई कोल्ड फ्लेम। आई थिंक ग्रैंड मास्टर हुआन की ये फ्लेम स्काई बोन पाइथन की बॉडी में से ऑब्टेन करी गई होगी। र्यूमर के हिसाब से स्काई बोन पाइथन वहीं पे अपीयर होता है जिस रीजन में बोन चिलिंग फ्लेम अपीयर होती है। इस बीस्ट के अंदर की फ्लेम बोन चिलिंग फ्लेम से थोड़ी सिमिलर है। ये सुन के जियान के आईब्रोज रेज होती हैं। उसकी सरप्राइज आंखें जाती हैं स्काई कोल्ड फ्लेम पे, जो कि अभी ग्रैंड मास्टर हुआन के हाथ में है। अनएक्सपेक्टेड बात है कि चीज टीचर की बोन चिलिंग फ्लेम से रिलेटेड है। ग्रैंड मास्टर हुआन इसका बिटर एक्सप्रेशन बनाते हुए रिप्लाई करते हैं। वो कहते हैं बोन चिलिंग फ्लेम, मैं उस चीज को देख सकूं, मेरी इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। लकीली मुझे वो स्काई बोन पाइथन मिल गया था। ये कहने के बाद उनकी आईब्रोज से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है। फाइनली वो मर्ज हो गई थी स्काई कोल्ड फ्लेम से। इमीडिएटली ये फ्लेम विगल होती है, जिसके बाद ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक व्हाइट कलर के पाइथन में, जो कि तेजी से सिल्वरी फ्लेम में एंटर कर गया था। ये पाइथन जिसे व्हाइट फ्लेम ने कवर करके रखा था, ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम में एंटर ही किया था। तुरंत ही वो 9 फायर ड्रैगन्स इसके ऊपर हमला कर देते हैं। बट इस बार इस व्हाइट कलर के पाइथन के पास कुछ एबिलिटी थी। ये अपनी सरफेस को काफी फर्मली प्रोटेक्ट कर रहा था, जिससे फायर ड्रैगन्स को इसे सॉलो करने में परेशानी हो रही थी। जिसके बाद वो फायर ड्रैगन और ये फायर पाइथन, इन दोनों के बीच में स्टेलमेट कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वहीं पे ग्रैंड मास्टर हुआन का एक्सप्रेशन और भी सॉलम होता जा रहा था। हो सकता है स्काई कोल्ड फ्लेम बोन चिलिंग फ्लेम से थोड़ी सी रिलेटेड हो, लेकिन अल्टीमेटली एक हेवली फ्लेम नहीं है। ये 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से ट्रूली फाइट नहीं कर सकती थी। ये लार्ज हॉल जो कि अब बिल्कुल शांत पड़ गया था, यहाँ पे टाइम काफी जल्दी पास होने लगता है। जस्ट वो फायर ड्रैगन से इसे सॉलो करने ही वाले होते हैं, तभी वो 10 मिनट वाला मार्क अराइव होता है। ग्रैंड मास्टर हुआन तुरंत ही अपने हाथ को पीछे करते हैं, जिससे वो फायर
पाइथन भी दुम दबा के भाग लिया था। फाइनली वो उनकी बॉडी में समा जाता है। फायर पाइथन को अपनी बॉडी में वापस से अब्सॉर्ब करने के बाद ग्रैंड मास्टर हुआन फाइनली एक साय करते हैं। वो कहते हैं 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम सच में हेवली फ्लेम रैंक में 12th नंबर पे बिल्कुल डिजर्व करती है। मैं इसकी ग्रेटनेस को एडमिट करता हूँ। हमारे ध्यान जाता है तांग जियान की तरफ। वो ग्रैंड मास्टर हुआन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिसके बाद उनकी नजरें गई थी पिल टावर के दूसरे एक्सटर्नल एल्डर पे। वो कहते हैं ग्रैंड मास्टर शाओ तुम्हारा टर्न आ गया। ऑफ कोर्स यहाँ पे ग्रैंड मास्टर जियान को नहीं बोला जा रहा। इस ग्रैंड मास्टर शाओ की फ्लेम ग्रैंड मास्टर हुआन से कंपेरेबल नहीं थी। जिस तरीके से जियान इसे ऑब्जर्व कर रहा था, इसे बीस्ट फ्लेम के अंदर अपर मिडिल लेवल पे ही कंसिडर किया जा सकता है। अगर वो इस तरीके की बीस्ट फ्लेम को 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के अगेंस्ट यूज करता है तो उसके 10 मिनट तक इंड्योर करने के चांसेस काफी कम है। और जैसे जियान ने सोचा था कुछ वैसा ही होता है। जैसे ही 7 मिनट पास होते हैं, ग्रैंड मास्टर शाओ की वो नीले रंग की फ्लेम और भी इंड्योर नहीं कर पा रही थी। जैसे ही वो 9 ड्रैगन्स दोबारा से हमला करते हैं, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। इस सीन को ग्रैंड मास्टर शाओ ने भी एक्सपेक्ट ही किया था। वो अपना सिर हिलाते हुए वापस से अपनी सीट पे लौट जाते हैं। इस तरीके के टेस्ट में बस स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को ही टेस्ट नहीं किया जाता था, बल्कि किसकी फ्लेम स्ट्रांग है वो भी यहाँ पे जरूरी हो जाता है। जब तांग जियांग देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर शाओ भी एंड तक इंड्योर नहीं कर पाए, तो उनकी आंखों में एक डिसअपॉइंटमेंट फ्लैश होता है। वो एक साय करने के बाद बोलते हैं, मैंने आप सभी को यहाँ पे बोला कि परेशान किया है। अभी ग्रैंड मास्टर हुआन ही बस इस टेस्ट को पास कर पाए हैं, लेकिन हमें 2 लोगों की जरूरत है। क्या अभी भी कोई एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर बचा है? सभी की नजरें जा चुकी थी जियान के ऊपर। जब इस चीज को तांग जियान रियलाइज करते हैं तो वो भी स्टार्टर्ड हो गए थे। थोड़ी देर तक हेजिटेट करने के बाद वो फाइनली अपना मुंह खोलते हैं। वो कहते हैं, यंग फ्रेंड यान शाओ, क्या आप भी ट्राई करना चाहोगे? तांग जियान जानते थे कि यहाँ पे कई लोग बस अच्छे शो का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से वो जियान को देखते हैं, क्योंकि जियान की बर्निंग फ्लेम वैली में आने की हिम्मत हुई है, तो वो अपनी कुछ एबिलिटीज को पोजेस करता होगा। आफ्टर ऑल तांग जियान को काय हुआ पे काफी भरोसा था। तांग जियान के साइड में जो लेडी खड़ी हुई थी, वो भी अपनी दोनों हाथों को फोल्ड कर लेती है। उसकी इंटरेस्टेड आंखें देख रही थी जियान को। वो भी ये देखना चाहती थी कि ये यंग मैन, जिसकी इवन तांग जियान ने भी तारीफ करी है, क्या ये सच में कुछ एबिलिटीज को पोजेस करता है या फिर ये सबको यहाँ पे उल्लू बनाने के लिए आया है। ये देख के जियान खड़ा होकर स्माइल करता है। वो कहता है, क्योंकि मैं बर्निंग फ्लेम वैली में आया हूँ तो नेचुरली मुझे भी टेस्ट देना होगा। जब जियान की बात यहाँ पे मौजूद एल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स के कानों में जाती है, तो उनके चेहरे पे रिडिक्यूल फ्लैश हो रहा था। इवन उन जैसे महायोद्धा भी इस 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम के सामने टिक नहीं पाए, तो फिर कल का बच्चा क्या करेगा? तांग जियान अपने हाथ को ऊपर उठाते हुए बोलते हैं, अगर लिटिल फ्रेंड यान शाओ तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम बिल्कुल ट्राई कर सकते हो। अगर तुम इस टेस्ट को पास कर लेते हो तो तुम और ग्रैंड मास्टर दोनों स्पॉट्स को फिल करोगे। अभी तांग जियान के चेहरे पे एक स्माइल आ गई थी। वो भी जियान की बोल्डनेस को देख के खुश हो गए थे। जियान स्लोली खड़ा होता है। उसका ध्यान जाता है सिल्वरी फ्लेम पे, जो कि हॉल के सेंटर में फ्लोट कर रही है। इमीडिएटली वो अपने हाथ को कर्ल करता है। उसके हाथ के ऊपर अपीयर हुआ था एक जेड ग्रीन फ्लेम का क्लस्टर। जियान अभी ग्लेज लोटस हार्ट फ्लेम को उस तरीके से कंट्रोल कर सकता है कि उसके एक ही इशारे पे किसी भी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। अगर सिर्फ ब्लंटली बोला जाए तो यहाँ पे मौजूद तांग जियांग के अलावा और भी कोई जियान के साथ फ्लेम कंट्रोल में कम्पीट नहीं कर सकता। इसमें फ्लेम टावर के वो दोनों एक्सटर्नल एल्डर्स भी हैं। जैसे ही जेड ग्रीन फ्लेम अपीयर हुई थी, हॉल में मौजूद कई लोगों की भौहें सिकुड़ गई थी। जियान ने इतनी खतरनाक तरीके से इस फ्लेम को सप्रेस किया था कि वो लोग इसके टेम्परेचर को बिल्कुल सेंस नहीं कर पा रहे थे। ऑल्दो यहाँ पे मौजूद एल्केमिस्ट काफी घमंडी थे, पर ये लोग मूर्ख नहीं थे। वो नेचुरली इस बात को जानते थे कि अभी जो दिख रहा टेम्परेचर है वो इस फ्लेम का ट्रू टेम्परेचर नहीं हो सकता। एक बंदा कहता है इस फ्लेम का टेम्परेचर उस फ्लेम से भी लो है जिसे दुकी का यूज करके बनाया जाता है। ये सब जानने के बाद ही उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जियान ने इस फ्लेम को क्यों सप्रेस किया है, लेकिन किसी ने नोटिस नहीं कर पाया था। लीडर स्पॉट पे बैठे तांग जियान के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। उनकी इंटेंस आके देखती हैं इस फ्लेम को। वो वेगली सेंस कर पा रहे थे कि जेड ग्रीन फ्लेम बिल्कुल सिंपल नहीं है। खैर आसपास के लोग क्या सोच रहे हैं, जियान को इसके बारे में परवाह नहीं थी। उसके एक ही इशारे पे स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बाहर आती है। फाइनली वो इस फ्लेम में एंटर कर गई थी। ये फ्लेम विगल होती है। फाइनली ट्रांसफॉर्म हो गई थी एक छोटे से फायर लोटस में, जिसका साइज पाम से कंपेरेबल है। ये फ्लेम रोटेट करती है। इसका रंग एकदम जेड ग्रीन था। ये बिल्कुल टॉप क्वालिटी के जेड जैसी लग रही थी। ये फायर लोटस इतना ज्यादा फ्लॉलेस लगता है कि लोग इसे लगातार देखना चाहते थे। जियान भी चुटकी बजाता है। वो रोटेट कर रहा फायर लोटस सामने शूट हो गया था। एंड में जाके ये फायर लोटस उस सिल्वरी फ्लेम में चुपचाप से एंटर कर जाता है। जैसे ये जेड ग्रीन फायर लोटस उस सिल्वर फ्लेम के क्लस्टर में एंटर किया था, वो 9 फायर ड्रैगन इस बात को सेंस कर लेते हैं। वो ड्रैगन रोड करते हुए इस पे हमला कर देते हैं। इस सीन को देख के कई ग्रैंड मास्टर्स के चेहरों पे एक कोल्ड स्माइल अपीयर हुई थी। उनकी आंखों का वो रिडिक्यूल और भी डांस हो जाता है। देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जियान की मिजरेबल कंडीशन को अभी से देख पा रहे हैं, लेकिन जिस सीन को वो एंटिसिपेट कर रहे थे वो अपीयर नहीं होता। इनके फेसेस पे ये कोल्ड स्माइल्स आई थी, तब ये चेहरे स्टिफ हो जाते हैं। इमीडिएटली सभी की आंखें अपने आई सॉकेट से बाहर आ गई थी। सिल्वरी फ्लेम के अंदर वो 9 फायर ड्रैगन्स एक फियर्स मोमेंटम के साथ उस फायर लोटस पे हमला करते हैं, लेकिन वो इंस्टेंटली स्लगिश पड़ जाते हैं। एक मोमेंट के बाद ऐसा सीन अपीयर हुआ था जिससे सभी के चेहरों पे स्टन्ड
एक्सप्रेशन आ गए थे। वो 9 फ्राइटिंग ड्रैगन्स जो कि अपने आप को बादशाह समझ रहे थे, ऐसा लगता है उन्होंने एक बहुत भयानक चीज को देख लिया है। वो एकदम लाइटनिंग स्पीड में चारों तरफ भागने लगे थे। जब 9 फायर ड्रैगन्स दूर चले जाते हैं, कुछ देर बाद चुपचाप से फिर पास आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी इन ड्रैगन्स ने फायर लोटस से थोड़ी दूरी बना के रखी थी। ये चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन फायर लोटस पे हमला करने की इनकी हिम्मत नहीं होती। इस सीन को देख के सभी लोग डिसबिलीफ फील कर रहे थे। ये पूरा हॉल ही साइलेंस मोड में चला जाता है। जो अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर यहाँ पे शो का वेट कर रहे थे, उनके एक्सप्रेशंस तब कॉमिकल हो जाते हैं जब वो 9 फायर ड्रैगन्स और फायर लोटस को अलग अलग देखते हैं। अभी तांग जियान के एक्सप्रेशंस बहुत ही सॉलम हो गए थे। इस दुनिया में ऐसी बहुत फ्लेम्स नहीं है जो 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम को इतना डरा सके। और तो इस इंस्टेंट में उनके दिमाग में ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि जियान की जेड ग्रीन फ्लेम डेफिनेटली हेवली फ्लेम्स में से एक है। वो अपने मन ही मन में कहते हैं इस फ्लेम का रंग जेड ग्रीन है, लेकिन हेवली फ्लेम रैंकिंग में किसी भी हेवली फ्लेम का ऐसा लस्टर है ही नहीं। इसका कलर बस एक ही फ्लेम से हल्का सा मैच करता है, जो कि है ग्रीन लोटस कोर फ्लेम, बट उसकी रैंक 19th है और उसका लस्टर भी इतना डेंस नहीं है। और तो अगर यहाँ पे ग्रीन लोटस कोर फ्लेम भी आ जाती है, तब भी 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम इस तरीके से डरेगी नहीं। लगता है यंगमैन कोई सिंपल इंसान नहीं है। तांग जियान ने कभी नहीं सोचा था कि सामने खड़ा ये इतना यंग लड़का एक हेवली फ्लेम को पोजेस करेगा। ऑफ कोर्स अगर तांग जियान को मालूम पड़ता है कि जियान के पास एक हेवली फ्लेम नहीं बल्कि 3 है, तो उनके एक्सप्रेशंस देखने लायक होंगे। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है उस लेडी पे जो कि तांग जियान के साइड में खड़ी हुई थी। जब वो इस सीन को देखती है तो उसकी आंखों में एक अनयूजुअल सा ग्लिंट फ्लैश हुआ था। ये यंग मैन जो कि उसके सामने अपीयर हुआ है, ये डेफिनेटली नॉर्मल नहीं है। बस इसे ये नहीं पता था कि अगर वो इससे फाइट करती है तो इसके जीतने के कितने चांसेस हैं। जब वो रेड क्लोथ लेडी ये सोचती है तो उसके हाथों में खुजली मचने लगी थी। अगर यहाँ की लोकेशन अप्रोप्रिएट होती तो शायद अभी तक वो ग्राउंड में जाके जियान को चैलेंज भी कर चुकी होती। ऑफ कोर्स ये पहली बार नहीं है जब उसने ऐसा कोई काम किया हो। इस लड़की के लड़की होने के बाद भी इतने कम्पिटिटिव होने की वजह से तांग जियान भी काफी हेल्पलेस फील करते हैं। हमारा ध्यान शिफ्ट होता है इन दोनों एल्डर्स पे जो कि पिल टावर से आए थे। अभी उनके चेहरों पे शॉक आ चुके थे। वो अपने एक्सपीरियंस से ये गैस कर पा रहे थे कि ये जेड ग्रीन फ्लेम क्या चीज है। वो अपने मन ही मन में कहते हैं कितनी अनएक्सपेक्टेड बात है। ये इंसान जो कि इतना यंग लग रहा है, ये एक्चुअली में एक हेवली फ्लेम को पोजेस करता है। आई वंडर अगर ये खबर फैल जाती है तो कितने अल्केमिस्ट इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे। जब इनके दिमाग में ये विचार आते हैं तो इनकी नजरें पूरे हॉल में घूमने लगी थी और जो चीज ये सोच रहे थे वही होता भी है। कई लोगों की आंखों में भी ग्रीडी एक्सप्रेशंस आ चुके थे। जो लोग भी यहाँ पे बैठे हुए हैं वो मिडिल रीजन के अंदर कुछ न कुछ रेपुटेशन को तो पोजेस करते ही हैं, लेकिन फिर भी उनकी ये हालत हो गई है। इससे हमें क्लियरली पता लगता है कि एक हेवली फ्लेम अल्केमिस्ट के लिए कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। जब हॉल में ये साइलेंस फैला हुआ था, 10 मिनट फटाक से पास हो जाते हैं। जैसे ही 10 मिनट खत्म होते हैं, जियान अपने हाथ से पीछे आने का इशारा करता है। वो फायर लोटस उस सिल्वरी फ्लेम से चुपचाप से बाहर आ गया था। फाइनली बूम आवाज के साथ ये ब्लास्ट हो गया था। ये कई फ्लेम्स में ट्रांसफॉर्म होकर जियान की बॉडी में एंटर कर जाता है। जियान अपनी फ्लेम को विड्रॉ करके अपनी नजरों को तांग जियान पे फोकस करता है। वो कहता है बैली चीफ तांग, क्या मैंने ये टेस्ट पास कर लिया? जियान की आवाज सुन के तांग जियान अपनी दाढ़ी को रब करते हैं। वो तेजी से हंसते हुए कहते हैं हाँ, क्या अभी मुझे रिजल्ट को अनाउंस करने की जरूरत है? यंग फ्रेंड यानशाओ, कांग्रेचुलेशंस, फाइनली दूसरा स्पॉट तुम्हें मिल गया है। जिसके बाद उनका ध्यान जाता है एल्डर काईहुओ की तरफ। वो कहते हैं काईहुओ, तुम्हारे इस बार का टास्क भी काफी अच्छे से हैंडल किया गया है। मैं इससे बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। तुम यंग फ्रेंड यानशाओ जैसे आउटस्टैंडिंग इंसान को ढूंढ पाए हो। ये सुन के एल्डर काईहुओ के चेहरे पे भी स्माइल आ गई थी। वो एक रिस्पेक्टफुल आवाज में कहते हैं मैं तो लकी रहा हूँ। यंग फ्रेंड यानशाओ से मिल पाना ही मेरा लक कंसिडर किया जाएगा। जब तांग जियान की शब्द यहाँ के अल्केमिस्ट ग्रैंड मास्टर्स के कानों में जाते हैं तो उनके चेहरे थोड़े से अननेचुरल हो गए थे। खासकर ये चीज अप्लाई होती है उस ग्रैंड मास्टर मूव पे जिसने जियान को रिडिक्यूल किया था। अभी उसका एक्सप्रेशन ऐसा था जैसे उसके मुंह में एक हाउस फ्लाई चली गई है। इस सीन को उसने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था और तो उसे ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी कि जियान की इतनी कम एज के बाद ही वो हेवली फ्लेम को कैसे पोजेस कर सकता है। ग्रैंड मास्टर मुंह के लिप्स ट्विच करते हैं, फिर भी वो स्टबर्न तरीके से हंसते हुए बोलता है ये तो बस अपनी हेवली फ्लेम पे रिलाई कर रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब जियान की आंखों में ये बंदा भी चुभने लगा था। उसे एक बार देखने के बाद जियान अपनी आंखें शिफ्ट कर लेता है। अब वो इस बुड्ढे को पूरी तरीके से इग्नोर करेगा। ये देख के तांग जियान भी स्माइल करते हैं। उनकी आईसाइट की हेल्प से वो नेचुरली जान पा रहे थे कि ये जियान नाम का यंग मैन डेफिनेटली स्किल्स को पोजेस करता है। मोस्ट लाइकली इसकी अल्केमी स्किल्स भी वहाँ पे होंगी जिनसे यहाँ मौजूद कोई भी कम्पीट नहीं कर सकता। तांग जियान कहते हैं कि आप सभी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मेडिसिन पिल रिफाइनमेंट चल रही होगी मैं आप सभी को इन्वाइट करूंगा। तांग जियान के शब्दों को सुन के उस ग्रैंड मास्टर मुंह की कोल्ड स्माइल और भी डेंस हो गई थी। वो जियान की तरफ देख के बोलता है हालांकि तुम हेवली फ्लेम को पोजेस करते हो लेकिन बिना एबिलिटी के तुम चीजों को खराब ही करोगे। अगर तुमसे कहीं वेरी चीफ तांग के वो प्रेशियस मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो तुम उन्हें कंपनसेट भी नहीं कर पाओगे। इसका जियान स्माइल के साथ रिप्लाई करता है। वो कहता है ये मुझे रिमाइंड करवाने के लिए धन्यवाद। ग्रैंड मास्टर मो आपको साइड में खड़े होकर देखने का पूरा मौका मिलेगा। आप चीफ तांग की बिल रिफाइनिंग को हम दोनों के ऊपर छोड़ सकते हो। मैं और ग्रैंड मास्टर हुआ इसे संभाल लेंगे। जब ग्रैंड मास्टर मो को जियान
जियान के शब्दों में हिडन मॉकरी समझ में आती है तो उसकी आंखें डल हो गई थी। जो हाथ में उसके टी कप था वो भी लगातार ट्रेम्बल होता है। वहीं पे उसके फेस मसल्स को हम ट्विस्ट करते हुए देखते हैं। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे जियान के इन शब्दों ने उसे गुस्सा दिला दिया। जब तांग जियान के साइड में खड़ी वो लेडी ये देखती है कि जियान ने बस एक सेंटेंस का यूज करके ग्रैंड मास्टर मुख की हालत कर दी है, ये देख के उसके मुंह से भी हंसी की आवाज निकल गई थी। लेकिन जब वो तांग जियान की आंखें अपने ऊपर देखती है तो फटाक से अपने मुंह को बंद कर लेती है। तांग जियान हंस के कहते हैं कि चलो हम इसके ऊपर आर्ग्यू नहीं करते। पिल को रिफाइन करने में यूज होने वाले मेडिसिन इंग्रेडिएंट्स भले ही प्रेशियस हों, लेकिन हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की एबिलिटी की वजह से हमने इन सभी को इकट्ठा कर लिया है। इस वजह से जब आप पिल रिफाइनिंग में मेरी हेल्प कर रहे होगे तो आपको मेंटली बर्डन फील करने की जरूरत नहीं है। एडिशनली जो मेडिसिनल पिल रिफाइनिंग इस बार होने वाली है वो सिंपल नहीं होगी। इस वजह से ये बात मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ। जब तक आप दोनों मेरी हेल्प कर पाते हो जिससे ये मेडिसिनल पिल सक्सेसफुली रिफाइन हो जाती है, आपको रिवॉर्ड भी एकदम सेटिस्फेक्शन वाला मिलेगा। ऑफ कोर्स अगर आपको कुछ चाहिए तो आप उसकी भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। तांग जियान के इन शब्दों को सुन के जियान की हार्ट रेट बढ़ गई थी। वो तुरंत ही अपने हाथों को कप करके बोलते हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि इन रिवॉर्ड्स में बर्निंग फ्लेम वैली की कुछ दो टेक्निक्स भी मिल सकती हैं? ये सुन के तांग जियान स्टार्टल्ड हो जाते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में सोचते हुए वो जियान को देखते हैं। फाइनली वो हंस के कहते हैं, जब तक ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो कि बर्निंग फ्लेम वैली किसी और को नहीं दे सकता, तब तक हर एक चीज इंक्लूडेड है। क्या मैं जान सकता हूँ कि यंग फ्रेंड यानशा आपको क्या चाहिए? जियान की धड़कन और भी बढ़ जाती है। वो तांग जियान को इंटेंटली देखते हुए बोलते हैं, स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज। जब जियान के मुंह से निकलने वाले शब्द तांग जियान और उस लेडी के कानों में जाते हैं तो ये दोनों ही स्टार्टल्ड हो गए थे। इमीडिएटली इनकी आईब्रोज नेट हो गई थी। स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज बर्निंग फ्लेम वैली की एक सीक्रेट टेक्निक है। हालांकि ये टेक्निक उन लोगों के लिए बिल्कुल यूजलेस है जो फायर दुग्गी को यूज नहीं करते, लेकिन जो हेवनली फ्लेम को पोजेस करते हैं ये उनके लिए एक बहुत ही खतरनाक वेपन है। स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को यूज करने के बाद प्रैक्टिशनर की बॉडी के अंदर की फ्लेम इस तरीके से रिएक्ट करती है जिससे उस प्रैक्टिशनर की स्ट्रेंथ शॉर्ट टाइम के लिए काफी इंक्रीज हो जाती है। इसका हर एक चेंज एक फ्लेम को अनलीश करता है। जब 3 तरीके की फ्लेम्स को सुपर इम्पोज कर दिया जाता है तो इसकी स्ट्रेंथ टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच जाती है। ऑफ कोर्स इस फोर्स से रिलीज होने वाली एनर्जी बहुत वायलेंट होती थी। अगर कोई ऐसा इंसान इसे अनलीश करता है जिसकी बॉडी स्ट्रांग नहीं है तो उसे एक बैकलेस का सामना करना पड़ेगा। इस वजह से बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर जो लोग स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को प्रैक्टिस करते थे उनकी भी रिक्वायरमेंट्स काफी हार्श थी। स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंजेस का पहला चेंज सिर्फ कोर डिसाइपल्स ही एक्वायर कर पाते थे। बाकी के दोनों फैक्शंस उनके टैलेंट और कंट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेंगे। अगर हम सच में काउंट करना चाहते हैं तो बर्निंग फ्लेम वैली में वो लोग जो कि कंप्लीट स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को पोजेस करते हैं उनकी संख्या 10 से कम ही है। इवन वैली के जो डिसाइपल्स हैं वो भी इसके कंप्लीट वर्जन को प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि बर्निंग फ्लेम वैली इस टेक्निक को कितने अच्छे से ट्रेजर करती है। जियान की इंटेंस आंखें देख रही होती हैं टैंग जियान को। स्लीव्स के अंदर उसकी फिस्ट भी टाइट हो गई थी। उसे स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज की बहुत जरूरत थी। अगर यहाँ पे तांग जियान रिफ्यूज करते हैं तो जियान को कुछ और एफर्ट्स लगाने की जरूरत पड़ेगी। जियान की इस रिक्वेस्ट की वजह से यहाँ पे मौजूद लोग भी सरप्राइज्ड हो गए थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियान इतनी खतरनाक डिमांड करेगा। भले ही बाकी के लोगों के लिए स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज यूजलेस हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक एल्योर को रखती थी। आउटसाइड वर्ल्ड में न जाने कितने लोग इसे ऑब्टेन करना चाहते हैं, लेकिन इस लड़की की डिमांड तो कुछ ज्यादा ही बड़ी है। टैंग जियान कुछ समय के लिए क्वाइट रहते हैं। फाइनली वो भी अपना सिर हिलाने लगे थे। वो जियान से कहते हैं कि स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज बर्निंग फ्लेम वैली का एक की ट्रेजर है। रूल्स के अकॉर्डिंग ये आउटसाइडर के पास नहीं जा सकता। हालांकि मैं खुद वैली चीफ हूँ, लेकिन मैं भी रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। इस वजह से तुम्हें कुछ और चुनना होगा। ये सुन के जियान का हार्ट भी सिंक हो गया था। लगता है उसने स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज को काफी अंडर एस्टिमेट किया है। बर्निंग फ्लेम वैली उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू करता है। क्या उसे सिंपली गिव अप करना होगा? ये स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज ऐसी टेक्निक थी जो कि जियान के लिए एकदम टेलर मेड लगती थी। उसके पास कई तरीके की हेवली फ्लेम्स हैं। जब उसके तीनों चेंजेस को एक साथ अनलीश किया जाएगा तो जियान की स्ट्रेंथ एकदम टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच जाएगी। इस वजह से नो मैटर व्हाट जियान को ही चाहिए। जियान दोबारा पूछता है, वैली चीफ ये स्काईफाई 3 मिस्टीरियस चेंज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आप एक एक्सेप्शन नहीं कर सकते? टैंग जियान भी साय करते हैं। वो कहते हैं, यंग फ्रेंड यानशाओ, हमारे बर्निंग फ्लेम वैली में और भी बहुत सारे ची मेथड्स और टेक्निक्स हैं जिनका लेवल काफी हाई है। अगर आप अपनी रिक्वेस्ट को चेंज करते हो तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। ये सुन के जियान की भी सनकने लगी थी। वो कहते हैं, वैली चीफ टैंग, क्या ये मेडिसिनल पिल रिफाइनिंग आपके लिए जरूरी है? ये सुन के टैंग जियान थोड़ी देर के लिए हेजिटेट करने लगते हैं, जिसके बाद उनकी नजर जाती है उस यंग लेडी पे। वो वापस से जियान की तरफ देख के नोड करके बोलते हैं, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और तो इस मेडिसिनल पिल को 6 महीने के अंदर ही रिफाइन करना होगा। अगर ये रिफाइनमेंट फेल होती है तो मुझे पिल टावर के उन बुड्ढों से बात करनी पड़ेगी। जियान सॉफ्ट आवाज में कहता है, लेकिन आप फिर भी पिल टावर के पास ही डिमांड लेके नहीं गए। लगता है उनकी डिमांड भी काफी हाई होने वाली है। वो आगे कंटिन्यू करके बोलता है, वैली चीफ टैंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि अगर मैं और ग्रैंड मास्टर हुआन आपकी हेल्प करते हैं तो इस पिल को
सक्सेसफुली रिफाइन करने के कितने चांसेस हैं? ये सुन के तांग जिन की आईब्रोज नेट हो जाती हैं। एक मोमेंट के बाद वो बोलते हैं 50%। ये नंबर उनका हाईएस्ट एस्टिमेट था। ये वाली मेडिसिनल पिल और मेडिसिनल पिल से डिफरेंट है। इसे रिफाइन करना एक्सेप्शनली डिफिकल्ट है। जियान एक स्माइल के साथ कहता है अगर इसे हेवनली फ्लेम से रिफाइन किया जाता है तो इसके रिफाइनमेंट के चांसेस काफी इंक्रीज हो जाएंगे, तो फिर मेरी हेल्प से इसकी सक्सेस रेट भी इंक्रीज होगी। ऐसी बात नहीं कि जियान यहाँ पे एरोगेंट बिहेव कर रहा है, बल्कि वो अपनी एबिलिटीज पे बिलीव करता था। और इसी के साथ जियान की आउटस्टैंडिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर जियान को भी अपने ऊपर एकदम एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस था। जियान की ये बात सुन के टेंजिंग की आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है, लेकिन टेस्ट के बाद भी उनके दिमाग में एक छोटा सा डाउट था। ये लड़का जो कि काफी यंग दिखाई दे रहा है, इसका कैरेक्टर सिंपल नहीं है। जियान टेंजिंग की आंखों में देख के बोलता है मैं ये कह के बड़ी बड़ी हाँकने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं वैली चीफ को इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि मुझे हायर करना आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी। मेरी हेल्प से इस पिल के सक्सेसफुली रिफाइन होने के चांसेस इंक्रीज होंगे, उससे पूरा गेम ही बदल सकता है। तांग जिन साइड में रखी टेबल पे टैप टैप करते हुए बोलते हैं क्या यंग फ्रेंड यानशा आप उस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज पे गिव अप नहीं कर सकते? जियान का ध्यान जाता है उस रेड क्लोथ लेडी पे जो कि तांग जिन के साइड में खड़ी हुई थी। जियान कहता है अगर वैली चीफ आपको ऐसा लगता है कि पिल रिफाइनमेंट उस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज से इम्पोर्टेंट है तो हम कोऑपरेट कर सकते हैं। जियान के इन शब्दों को सुन के टेंजियांग डल हो गए थे। अपनी भौं से कोड़ के वो उस लेडी की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो एक गहरी सोच में चले गए थे। कुछ समय के बाद वो फाइनली नोट करते हैं। वो कहते हैं पिल रिफाइनमेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मेरे लिए इंपॉर्टेंस स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज से भी ज्यादा है। यहाँ तक बोलने के बाद टैंग जियान थोड़े पॉज होते हैं, जिसके बाद वो जियान को देख के हंस के बोलते हैं यंग फ्रेंड यानशा मुझे आपकी बात करने का तरीका अच्छा लगा। तुमने जो इस तरीके से बात करी है मुझे लगता है हमारी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज की वैल्यू कम हो गई है। मैं तुम्हारे इन शब्दों से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं भी बर्निंग फ्लेम वैली के रूल्स को चेंज नहीं कर सकता। जब जियान ये बात एंड तक सुनता है तो उसका मुंह डब्बे की तरह खुला रह गया था, क्योंकि अगर उसके ये शब्द भी काम नहीं कर रहे हैं तो फिर जियान के पास कोई और मेथड बचा नहीं है। तभी टैंग जियांग कहते हैं हाउएवर, अब उनकी टोन भी थोड़ी चेंज हो गई थी। वो कहते हैं अगर तुम मेरी स्पिल को सक्सेसफुली रिफाइन करने में हेल्प करते हो सकता है मैं तुम्हें एक चांस दे दूं। अगर तुम उसे ग्रैब कर सकते हो तो फिर स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज तुम्हारी हो जाएगी। इन शब्दों को सुन के जियान तुरंत ही खुश हो जाता है। भले तांग जियान ने जियान को स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को देने का प्रॉमिस नहीं किया, लेकिन एटलीस्ट चांस था। ये चांस चाहे कितना भी ब्लीक दिख रहा हो, लेकिन ये कम से कम बर्निंग फ्लेम वैली से दुश्मनी करने से तो अच्छा ही है। जियान ने विंड लाइटिंग पवेलियन की स्ट्रेंथ को विटनेस किया था। ये बर्निंग फ्लेम वैली 3 ग्रेट वैलीज में से एक है। इसकी स्ट्रेंथ विंड लाइटिंग पवेलियन से भी खतरनाक है। इस वजह से अगर जियान इनके साथ अच्छे रिलेशनशिप्स को रख सकता है तो फिर ये उसके लिए बेनिफिशियल ही होगा। जियान टैंग जियांग की तरफ हाथ कप करके बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं वैली चीफ टैंग को पहले ही थैंक यू बोलता हूँ। टैंग जियांग अपने हाथ को वेव करते हैं। वो एक बार साय करने के बाद बोलते हैं तुम इतनी जल्दी थैंक्स मत बोलो, इस चांस की प्री कंडीशन है कि वो पिल रिफाइनमेंट सक्सेसफुल हो। और तो और अगर ये पिल रिफाइनमेंट सक्सेसफुल रहती भी है तब भी क्या तुम स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को अपने साथ ले जा पाओगे? ये भी तुम्हारी एबिलिटीज ही डिसाइड करेंगी। ये सुन के जियान नोड करता है। नेचुरली वो भी जानता था कि स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज जैसी टेक्निक को इतनी आसानी से कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है। जब टैंग जियांग देखते हैं कि कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है तो वो कहते हैं अगर सभी के सवाल खत्म हो चुके हैं तो आप सभी को अपने गेस्ट रूम से वापस लौट जाना चाहिए। जिसके बाद वो एल्डर काईहो की तरफ इशारा करते हैं। एल्डर काईहो तुरंत ही सबके सामने आए थे। वो अपने दोनों हाथ कप करके बोलते हैं आप सभी प्लीज मुझे फॉलो करो। ये देख के सभी लोग खड़े हो गए थे। सबसे पहले वो टैंग जियांग की तरफ हाथ कप करते हैं, जिसके बाद वो चले गए थे एल्डर काईहो के साथ। जियान की टोली के जाने के बाद ये बड़ा हॉल दोबारा साइलेंट हो जाता है। तांग जियांग के चेहरे से स्माइल भी डिसअपियर हो जाती है। हम उन्हें गहरी सांस लेते हुए देखते हैं। वो रेड क्लोथ लेडी अपने फादर की तरफ देख के बोलती है फादर क्या आप सच में स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को यानशा को देने वाले हो? वो तांग जियांग को देखते हुए अपने लोअर लिप को बाइट कर रही थी। इसकी बात सुन के तांग जियांग की आंखों में अफेक्शन फ्लैश हुआ था। वो कहते हैं ओवर, तुम भी जानती हो कि वाली मेडिसिन पिल तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तुम 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से फोर्सफुली मर्ज होना चाहती थी तो तुम्हें उसका बैकलैश का सामना भी करना पड़ा। हालांकि तुम्हारी जान तो बचा ली गई है, लेकिन तुम्हारी बॉडीज में हिडन इंजरीज है। अगर ये कंटिन्यू ऐसा चलता रहता है तो फिर 1 साल के अंदर ही तुम्हारी लाइफ फोर्स एग्जॉस्ट हो जाएगी। वो खड़े होकर उस लेडी के कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं जो यानशाओ ने बोला था इस पिल को रिफाइन करने की सक्सेस रेट कुछ वैसी ही है, ये बहुत हाई नहीं है। ऑल्दो ये इंसान काफी यंग है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि ये ट्रू एबिलिटीज को पोजेस करता है। उसकी हेल्प के साथ इस पिल रिफाइनमेंट के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। ये सुन के उस लेडी की आंखें थोड़ी लाल हो जाती हैं। वो कहती है लेकिन ये स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज हमारी बर्निंग फ्लेम वैली की टॉप सीक्रेट टेक्निक है। अगर फादर आपने एग्री कर भी दिया है तब भी एल्डर काउंसिल को समझाना बहुत मुश्किल होगा। ये सुन के तांग जियांग स्माइल के साथ बोलते हैं मैंने ये भी कहा था कि मैं यानशा को बस चांस ही दे रहा हूँ। उस समय मैं उसे कोड डिसाइपल्स का ट्रीटमेंट एंजॉय करने दूंगा जब तक उसके पास एबिलिटीज हैं और वो टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेता है। एल्डर काउंसिल भी कुछ नहीं बोलेगा। आफ्टर ऑल
रोल में भी बैली चीफ हूँ। ये सुन के वो रेड क्लोथ लेडी नॉड ही कर सकती थी। वो अपनी दांती मीचती हुई कहती है सब उसी की गलती है, वो कुछ ज्यादा ही डिमांड कर रहा है। तांग जियान हंस के कहते हालांकि वो लड़का मनचाहे बिहेव करता है लेकिन वो एबिलिटीज को पोजेस करता है। वो इतनी कम एज में एक हेवली फ्लेम को सबड्यू कर पाया है। अगर इसकी हेल्प किसी एक्सपर्ट ने करी होगी तो इसे एक्सप्लेन करा भी जा सकता है, लेकिन अगर ये काम उसने सिर्फ अकेले किया होगा तो ये कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग बात है। वो कहते हैं उसने जानबूझ के अपने चेहरे को छुपाया है, लेकिन उसकी एक्चुअल एज भी उसके चेहरे जैसे ही होगी। मैंने मिडिल रीजन में किसी ऐसे इंसान के बारे में कभी नहीं सुना जो इतनी कम एज में 7th टीयर का एल्केमिस्ट बन गया हो। आई थिंक ये यंग शाओ भी फेक नेम होगा। वो लड़की बड़बड़ाती हुई बोलती है ये अपने हेड को हाइड करके अपनी टेल को दिखा रहा है, लगता है ये बंदा अच्छा नहीं है, लगता है उसने जियान से छोटी सी दुश्मनी कर ली है। अब खैर ये बात सही भी है क्योंकि जियान ने पिल रिफाइनमेंट का यूज करके तांग जियान को स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज के लिए फोर्स किया है। ये सुन के तांग जियान अपना सिर हिलाते हैं। एक बार उस यंग लेडी के सर को पैट करने के बाद वो लार्ज हॉल से बाहर जाने लगे थे। उनके पीछे से आवाज आती है ठीक है अब तुम बड़बड़ाना बंद करो, जाओ और प्रिपरेशन को शुरू करो, हम इस आफ्टरनून में ही पिल रिफाइनमेंट शुरू करेंगे। अगर ये मेडिसिनल पिल रिफाइन हो पाती है तो मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बर्डन कम हो जाएगा। मैं उस यान शाओ की एबिलिटीज के बारे में भी काफी क्यूरियस हूँ। होपफुली वो मेरे एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेगा। ये कहने के साथ ही तांग जियान चले गए थे और हमारा ये वीडियो भी एंड तक आ चुका है। शुरुआत में डर इसी बात का था कि कहीं जियान की बर्निंग फ्लेम वैली से दुश्मनी ना हो जाए, लेकिन अभी रास्ता थोड़ा सा क्लियर लग रहा है। खैर तुम लोगों ने गैस तो कर ही लिया होगा, नेक्स्ट एपिसोड में होने वाली है पिल रिफाइनमेंट में पिल रिफाइनमेंट। और क्योंकि जियान इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीच में कोई मुसीबत ना आए। खैर इस चीज को देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि जियान उसे कैसे हैंडल करेगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा है कमेंट्स में जरूर बताना, और या तो अपने सजेशंस को शेयर क्यों नहीं करते हो। मुझे नहीं पता, सभी लोग नए नए आइडियाज को कमेंट्स में लिखो, वरना हमारी हेल गार्डन फैमिली कैसे ग्रो होगी। चैनल की मेंबरशिप ओपन है, अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ये ऑप्शन सब्सक्राइब वाले बटन के साइड में मिल जाएगा। अब तुम सबको एपिसोड का रिलीज टाइम तो पता ही होगा, ऑफ कोर्स जो कि है 8 बजे का। लेकिन जैसे ही वीडियो प्रिपेयर हो जाता है सारे के सारे मेंबरशिप वाले लोगों को उसकी अर्ली एक्सेस मिल जाती है। चलो ये तो रही एडवर्टाइजमेंट की बात, इसका कुछ लाइक टारगेट नहीं रख रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हारा रिस्पॉन्स इस पे अच्छा आता है तो हो सकता है नेक्स्ट एपिसोड की ड्यूरेशन बढ़ा दी जाए। अब बाकी का सिस्टम तुम पे डिपेंड करता है। पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो देखो लेफ्ट में क्लिक करके, राइट साइड में आपको मिलेगा नेक्स्ट एपिसोड। ऑफ कोर्स जब वो अवेलेबल होगा। तो फिर वेट किस बात का कर रहे हो, फटाक से क्लिक करो और हम मिलते हैं वीडियो के इस पार। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टाटा बाय बाय।